अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक क्लास। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 3। मैंने वही एक्चुअली मैं वही नोट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ जो हमारे क्लास में यूज़ किए जा रहे हैं, ताकि आपको किसी को बंदे को परेशानी ना हो कि सर ने क्लास में क्या बुलाया था और हम इधर क्या पढ़ रहे हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ सेम नोट्स मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है, और इतना टाइम भी नहीं था कि नया नोट्स इस एक हफ्ते के अंदर अंदर प्रिपेयर करके बंदा रिकॉर्ड कर सकता है। तो देन नाउ आई एम स्टार्टिंग थर्ड लेक्चर। तो डेफिनेशन ऑफ एरोमेटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम पिछले दोनों लेक्चर्स में डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो एरोमेटिसिटी के लिए चार कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, चार कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं और चार ही कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। पहले कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसमें कंजुगेशन होनी चाहिए और उसको हक्कर रूल को ओबे करना चाहिए। ये तीन पॉइंट्स में यही चीज़ें बताई गई हैं। अब देखो, एरोमेटिक कंपाउंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, वी नो, एंड ये कंजुगेशन की वजह से डिलोकलाइजेशन होगी और लार्ज रेजोनेंस भी शो करते हैं, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये हक्कर रूल करते हैं। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ज़रूरी है फॉलो करने के लिए वही प्रॉपर्टीज़। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ हक्कर रूल, ये भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले चुके हैं। तो लिमिटेशंस ऑफ हक्कर रूल क्या है? हक्कर रूल जो है वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए सूटेबल है, वहाँ पे एप्लीकेबल है, बट पॉलीसाइक्लिक के लिए बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। आइए हम थोड़ी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स की, कि कैसे वहाँ पे हक्कर रूल अप्लाई नहीं होता। ये चंद एक कंपाउंड्स हैं जो ये नीचे दिए हुए हैं। ये नेफ्थलीन है, पायरीन है, एसीटोफिनेट है, ये आइसोमर्स है नेफ्थलीन का, ये भी और ये भी। तो ये कंपाउंड हक्कर रूल को ओबे नहीं करते, बट फिर भी ये कंपाउंड एरोमेटिक है। जी हाँ, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, बट इनमें देखें, एक कंपाउंड को हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 नहीं 12। ये 12 नहीं, या तो 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और या फिर 14 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रिंग में। तो ये हक्कर रूल को ओबे वैसे नहीं कर रहे, लेकिन ये दे आर स्टिल एरोमेटिक। एंड सिमिलरली आप बाकियों के भी इसी तरह गिन सकते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन चंद एक कंपाउंड्स हैं जो कि साइक्लिक कंपाउंड हैं, लार्जेस्ट रिंग सिस्टम। तो वो हालांकि वो हक्कर रूल को ओबे भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो नॉन एरोमेटिक है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 22 एन्यूल्स एंड 30 एन्यूल। यहाँ पे n=7 है। तो ये मतलब हक्कर रूल को ओबे करते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू हक्कर रूल इनको एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये थी लिमिटेशंस ऑफ द हक्कर रूल, क्योंकि ये मोनोसाइक्लिक पे होता है, पॉलीसाइक्लिक पे उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है। सो नाउ वी स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब ये तो हमें पता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। जी हाँ, बट अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कितनी तरह के होते हैं? दो तरह के, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो अब यहाँ पे एक जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉर्मली एक जो कौन से कंपाउंड में है वो वन प्लेन में नहीं होते। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो प्लेन मॉलिक्यूल के साथ प्लेन में होते हैं। तो अब पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन पे अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल वो वहाँ पे
सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। अब ये बात याद रखिए कि अटैक इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, लेकिन जो हम एरो का हेड लगाएंगे वो पाई किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के रिंग के पाई बॉन्ड से हम इलेक्ट्रोफाइल की तरफ लगाएंगे, क्योंकि हमेशा जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी तरफ से डेफिशिएंट की तरफ हम एरो का निशान लगाते हैं। ये बात मत भूलिएगा, ठीक है? नहीं भूलेंगे ना? गुड, वेरी गुड। अच्छा, इन सारी रिएक्शन बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो बेस। अब क्या है, जो एरोमेटिक कंपाउंड बेस के तौर पे अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने किसको शेयर करते हैं, किसके साथ, किसको डोनेट करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एसिड बिहेव करता है। बेस क्या होता है? एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स होती है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है वो बेस, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड अकॉर्डिंग टू लीवियस कंसेप्ट। सो दिस इज डन, आई थिंक यू हैव गॉट इट। Aromatic electrophilic substitution reaction involved नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन एंड फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। हम इन सब को पढ़ेंगे। सबसे पहले नाइट्रेशन, फिर हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। जनरल मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पे ये एक बेंजीन दिया हुआ है जो कि एरोमेटिक कंपाउंड है। अब पहले क्या होता है? पहले 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन पे। ये देखें, एरो हम पाई बॉन्ड से इधर लगाएंगे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। तो इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया बेंजीन रिंग पे, तो क्या हो गया? एक केटाइन या कार्बोकेशन बन गए, या कार्बोनियम आयन बन गया। और कार्बोनियम आयन में ये आगे रेजोनेंस दी हुई है। वी नो दैट एरोमेटिक कंपाउंड्स आल्सो शो ग्रेट रेजोनेंस। तो जितने ज़्यादा रेजोनेंस शो करेंगे उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो ये आगे रेजोनेंस दी हुई है। अब ये क्या है? कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम और दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में ये होता है कि जो प्रोटॉन होता है ना एक, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये अब जो प्रोटॉन है ना, ये क्या होगा? H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जनरल एक मैकेनिज्म था। एंड नाउ class this is now what is an electrophile। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? एक चार्ज स्पीशीज होती है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि ये नाइट्रोनियम आयन है, या टर्शरी एराइल ब्यूटाइल कार्बोनियम ये बनता है। तो ये है, जैसे ये हो गया, ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल पे या पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल स्पीशी भी हो सकती है, जैसा कि ये है, ये SO3 दिया हुआ है यहाँ पे। ये सल्फोनेशन में होता है। यहाँ पे ये वाला जो एरो है ये यहाँ से लगेगा, यहाँ पे S पे, यहाँ से पाई बॉन्ड से। तो ये S पे लगेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके जो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। ये एक कार्बोकेटाइन बन गया, या कार्बोकेशन बन गई, या कार्बोनियम आयन बन गया। तो सेकंड स्टेप इस मैकेनिज्म में यहाँ से क्या होता है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, और H पॉजिटिव यहाँ पे से रिमूव हो जाता है। H पॉजिटिव रिमूव होकर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना लेता है। तो ये SO3H बन जाता है, जो कि सल्फोनेशन का एंड प्रोडक्ट है। देन थर्ड में क्या होता है कि जैसे इन द केस ऑफ हेलोजन्स, अब 2 हेलोजन्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो दोनों हेलोजन्स क्या करते हैं कि एक ये वाला पाई बॉन्ड पॉजिटिव पे अटैक करेगा और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये पाई बॉन्ड ने यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक किए, तो
ये पॉजिटिव वाला इधर आ गया और ये कार्बोकेटाइन बन गया और ये हाइड्रोजन बन गया। तो अब इलेक्ट्रोफाइल के ये तीनों किस्में आपको समझ आ गई होंगी। 3 पॉइंट्स इलेक्ट्रोफाइल को डिस्क्राइब किया हमने। उसके बाद मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज रिएक्शंस, सिंपली हमने यही पढ़ा है कि फर्स्ट क्या होता है, कार्बोनियम आयन जो कार्बोकेटाइन बनता है जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। ये इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। अब ये जो है ट्राइफ्लोरोबेंजाइल है, तो ये कौन सा ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। एज दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, NO2 यहाँ पे आ गया नाइट्रेशन के लिए। तो देन ऑन स्टेबल एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो दिस टेम्परेचर 80 डिकम्पोज, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये होता है, उससे ऊपर डिकम्पोज, मतलब हमारी लेबॉर्ट्री में ये रिएक्शन नहीं हो सकता। आम नॉर्मल रोटेशन में रूम टेम्परेचर पे, आई मीन वैसे हम स्पेशल कंडीशन रखें तो हो जाएगा। तो इसी तरह ये है, ये मेटा नाइट्रो बेंजो ट्राइफ्लोराइड है, सेम वही रिएक्शन को दोबारा लिखा हुआ है। तो थर्ड लेक्चर एंड्स हियर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, शेयर these lectures with your friends and classmates, and all the best for exams and your preparations. Remember me in your prayers. Thank you very much. Allah Hafiz.